हेलो एवरीवन। ये है एनसीईआरटी 11 का सेकंड पार्ट और ये है चैप्टर 2। तो लेसन नंबर 1 3 वीडियो में कवर किया जा चुका है, आप उसको जा कर के देखो। और लेसन 2 का पहला वीडियो कवर किया जा चुका है जो कि 20 मिनट का है, आप पहले उसको देखो, फिर ये सेकंड पार्ट आपको समझ में आएगा। तो पहला पार्ट में हमने डिस्कस किया था जल प्लावन के बारे में कि जल प्लावन के साक्ष्य को जो ओल्ड टेस्टामेंट में भी पाए गए, बुक ऑफ जेनेसिस में भी, तो उस साक्ष्य को प्रूफ करने के लिए ख़ास तौर से कुछ पुरातात्विक खोजकर्ताओं को काफ़ी उबारा गया उसके बारे में डिटेल निकालने के लिए। तो इसके कई सारे चीज़ें जो है साक्ष्य प्राप्त हुई भी, और कई सारे ऐसे भी थी जो कि जिसका कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। तो वैसे भी जल प्लावन के बारे में अगर बात की जाए तो कई सारे कथाएं प्रचलित है। जल प्लावन के बारे में कई सारी कथाएं प्रचलित है। पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जैसा कि ऋग्वेद में भी जल प्लावन के बारे में एक कथाएं प्रचलित है। कुरान में भी जल प्लावन के बारे में, नोआ के बारे में एक स्टोरी प्रचलित है, और ओल्ड टेस्टामेंट में भी ये प्रचलित है, और बाइबल के 6 ग्रंथों में भी ये प्रचलित है। तो देखा जाता है कि ये काफ़ी सारे धार्मिक ग्रंथों में जल प्लावन, जो कि एक ऋषिकेश यानी कि नोआ के से जुड़ा हुआ एक बहुत प्राचीन गाथा है, या फिर बहुत प्राचीन कहानी है, जिसको लेकर उसके साक्ष्य को ढूंढने में कुछ वैज्ञानिक और पुरातात्विक खोजकर्ताओं को काफ़ी दिलचस्पी हुई थी। तो इस विषय में हमने पढ़ा। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर एक सवाल भी है आपके लिए। बेहतर होगा कि आप इस सवाल को कॉपी और कलम लेकर के इसका जवाब लिख लेना जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो सवाल ये है कि जल प्लावन के बारे में अनेक समाजों में अपनी अपनी पुरानी कथाएं प्रचलित है। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों की याद को अमिट रखते हुए अभिव्यक्त करती है। तो इनके बारे में कुछ और जानकारी पता लगाएं और यह बताएं कि जल प्लावन से पहले और बाद उसके जनजीवन कैसा रहा होगा। तो जल प्लावन की जो गाथाएँ हैं, जो आप भी अगर उसके बारे में अपने धर्म के हिसाब से अगर आपको कुछ पता है, अपने बुज़ुर्गों से अगर आपने कुछ सुना है, तो उस विषय में कुछ लाइन लिखो, कुछ शब्द व्यक्त करो अपने शब्दों में, और फिर सोचो कि अगर हुआ होगा तो वैसे सिचुएशन में जीवन कैसी रही होगी, इंसान किस तरीके से उस वक्त में रह रहे होंगे। तो ये कल्पना करके कुछ लिखने की कोशिश करो और लिखते रहने की कोशिश करते रहें, ताकि आगे चल के मेंस परीक्षा में आपको लिखने में आसानी होंगी, आपको सवाल को अच्छे से समझ पाओगे, जवाब भी दे पाओगे। तो अब हम दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। तो मेसोपोटामिया आज के इराक को कहा जा रहा है। तो उसका भूगोल किस तरीके से था? तो देखिए, इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे हरे ऊंचे मैदान, और जो धीरे धीरे वृक्षादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए, और साथ ही ये स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल है। यहाँ अच्छी फसलें के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है, और यहाँ 7000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर 7000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी, ये याद रखना। उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान है, और यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी के अलावा पशुपालन को एक अच्छा मुनाफा कुन जो है काम करते हैं। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करते हैं। और पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ, हमने बात की थी कि ये इराक दजला की सहायक नदियों की जलोढ़ मिट्टी से ही यहाँ के मैदान जो है निर्मित हुई है। तो यहाँ पर जो मैदान है वो दजला की फरात नदियों की जलोढ़ मिट्टी से ही वहाँ पर निर्माण हुई है, जहाँ पर खेतीबाड़ी होती है। तो ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है, और दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है। तो ये बात है, दक्षिणी भाग ईरान का रेगिस्तान है, सॉरी ईरान में बोल रहा हूँ, इराक का रेगिस्तान है। और यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और खेल लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना कि यही वो नगर है जहाँ पर सबसे पहले लेखन कला का प्रादुर्भाव हुआ, और इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी, क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियाँ उत्तरी पहाड़ी से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही, और जब इन नदियों में बाढ़ आ जाती थी अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता था, तब यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती थी। ठीक है, हो जाती है। तो मानचित्र 2 मेसोपोटामिया, पर्वत, स्टेपी रेगिस्तान, दक्षिणी का संचित्र क्षेत्र। तो आप तस्वीर में अपनी किताब में जाके इसको
गौर से देखो तो फ़रात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बँटकर बहने लगती है। और जब रेगिस्तान में ये बहती है, फ़रात नदी जब रेगिस्तान की तरफ आगे बढ़ती है तो कई धाराओं में, देखो धाराओं में बहने का मतलब है कि अब कई सारी उससे सहायक नदियाँ बन जाती है और फिर अलग-अलग दिशाओं में बहने लगती है। और कभी-कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती है, मतलब पानी ज़्यादा हो जाता है तो बाढ़ आ जाती है। और पुराने ज़माने में ये धाराएँ सिंचाई के नहरों के काम देती थी। तो इनसे आवश्यकता पड़ने पर गेहूँ, जौ, मटर या मसूर की खेती, सिंचाई की जाती थी। रोम साम्राज्य सहित सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। ठीक है, तो उस दौर में आज के इराक, मेसोपोटामिया जो उस वक्त हुआ करता था, रोमन साम्राज्य के दौर में भी ये खेती और सिंचाई के लिए काफ़ी अच्छी ज़मीन थी और फसल अच्छा यहाँ पर उपजा हो जाता था। तो हालाँकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। वर्षा की कुछ कमी रहती थी क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर एक दक्षिणी मैदान जो है, काफ़ी रेगिस्तानी इलाका भी वहाँ पर रहा था, जहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है। हम जानते हैं रेगिस्तानी इलाके में 30 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो फिर वहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो जाती है। खेती के अलावा भेड़ बकरियाँ, स्टेपी घास के मैदान, पूर्वोत्तरी मैदान और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। तो वहाँ पर जो लोग जानवर की परवरिश करते थे वो लोग के वहाँ पर चराने के लिए घास की मैदान भी थी और पहाड़ी के ढालों पर जो है वहाँ पर लोग पाले जाते थे, जानवरों को पालते थे। ये उपजाऊ स्थान बाढ़ की नदियों की काफ़ी ऊंचाई पर स्थित थी और जिनसे भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन वस्तुएं मिलती थी जानवरों से। और इसके अलावा नदियाँ में मछलियाँ की कोई कमी नहीं थी और गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल देते थे। लेकिन हमें सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि समृद्धि के बल पर ही हुआ था। तो ये भी आप देखिएगा, जो हम पढ़ रहे हैं मेसोपोटामिया एक शहर के रूप में और एक कंट्री के रूप में और एक बहुत बड़े जो है मैरीटाइम रूट के रूप में, लैंड रूट में किस तरीके से डेवलप करके इतना आगे बढ़ा। तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक विकास केवल ग्रामीण वृद्धि ही नहीं होगा, कई सारी चीज़ें इसके साथ-साथ चल रही होगी, जिसके वजह से आज हम ये चीज़ें जो हैं पढ़ रहे हैं। इस विकास के अन्य कारकों के विषय में हम बारी-बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम शहरी जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी ले लेनी चाहिए। तो शहरी जीवन क्या थी और किस तरह से थी? शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थान नहीं होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती है, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि किसी एक स्थान पर जब वहाँ पर उपजा अच्छा हो, फसल अच्छा हो, मौसम अच्छा हो और पैदावार ज़्यादा हो तो चीज़ें सस्ती हो जाती है, तो वहाँ जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है और इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। ठीक है, तो समझ रहे हो, हमारी बनारस में सबसे ज़्यादा आबादी जो है हमारे यूपी में है। क्यों है? यूपी की मैदान काफ़ी फर्टाइल है। ठीक है, एक वक्त में वहाँ पर जो है लोग बस्तियाँ बसते चले गए, आबादी बढ़ती चली गई और देखिए अभी सबसे ज़्यादा आबादी वहीं पर है। बनारस में तो आपको मेला के, कुंभ के मेलों में पैर रखने का जगह नहीं मिलता। वजह क्या है कि लोगों की आबादी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है और दूर-दूर से लोग वहाँ पर आ जाते हैं। तो कहने का मतलब पहले से एक जगह आबादी कैसे आ जाती है, उसके वजह फर्टाइल लैंड और वहाँ पर नदियाँ होने की वजह से कस्बा जो है बढ़ता चला जाता है और ये सब चीज़ें जो है एक दूसरे से सब लिंक है, सब जुटा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठे रहना उनके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। विशेषतः इसके लिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार उत्पादन और तरह तरह के सेवाओं को भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते, उन्हें गांव या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुएं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। देखिए शहर तो सही है, लेकिन जो नगर है वो अपने आत्मनिर्भर तत्व से वो अपने आत्मनिर्भर नहीं रह सकते। वो गाँवों के ऊपर कच्चे और अनाजों के लिए, रॉ मटेरियल के लिए वो जो है गाँव के ऊपर ही जो है निर्भर रहा करते थे। तो गाँव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुएं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता था। तो उनमें आपस में बराबर, देखिए आज भी ऐसा ही होता है। हम देखते हैं कि जो कंस्ट्रक्टेड लेबर होता है, आप जो बड़ी-बड़ी ऊँची-ऊँची इमारतें और फिर सड़कें और पुल वगैरह ये सब चीज़ें जो भी आप देखते हैं कंट्री के डेवलपमेंट में जितना बड़ा योगदान गरीब और कंस्ट्रक्टेड वर्कर और उन लोगों का है, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यही लोग हैं जो हमारी तरक्की में हमारी जो है रीढ़ का हड्डी है। समझ रहे बात? आप क्या करते हैं, आपको अब सपोज़ डैट आप आईएएस बन जाओगे, ठीक है? तो आप सोचिए आप क्या करोगे? आप ऑफ़िस में बैठे रहोगे, आप चीज़ों को रेगुलेट करोगे, आप डिसीज़न मेकिंग का काम करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि एक एक बहुत बड़ा लिंक आपके साथ होगा, मतलब आप काम कर रहे हैं और आप जो डिसीजन लेंगे, आप जो काम करेंगे, आप जो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करने में ये आपका सिर्फ केवल सहयोग, आपका सिर्फ ये योगदान नहीं होगा, आपके साथ कई सारे एक चेन होंगे जिनका जो है एक बहुत बड़ी भूमिका होंगी। तो कहने का मतलब है कि एक छोटे से लेकर के एक बड़े इंसान तक की
हर जगह पर अपना-अपना पहचान है, अपना-अपना सबका स्थान है। हमें केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो हमारा ही काम सबसे बड़ा है और बाकी जो किसान खेती कर रहा है या फिर कोई मज़दूरी कर रहा है, तो वो बहुत छोटा काम कर रहा है। बिल्कुल, ये सोच अगर पैदा होती है तो बहुत गलत सोच है, ठीक है? तो हर कोई अपने स्थान पर, अपने जगह पर बहुत ही ज़्यादा कर रहा है और देश की तरक्की के लिए काम कर रहा है। तो गाँव के ऊपर निर्भर उस वक़्त भी रहा करता था, आज भी हम गाँव के ऊपर निर्भर है। शहर शहर नहीं रहेगा जब तक कि गाँव, गाँव नहीं रहेगा। तो गाँव को बचाना बहुत ज़रूरी है और शोषण नहीं करना चाहिए उन लोगों को जो मज़दूरी करने के लिए गाँव से शहर में जाते हैं। तो उनमें आपस में बराबर लेन-देन होता रहता है। उदाहरण के लिए एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर उकेरने के लिए काँसे की औजार की ज़रूरत पड़ती है, तो वह स्वयं औजार नहीं बना सकता, ठीक है? मतलब एग्ज़ाम्पल समझ लो कि आपको क्या करना है, आपको सपोज़ दैट एक मकान बनाना है, तो आप खुद से तो नहीं बना लोगे ना। आप वर्कर रखोगे, है कि नहीं? आप जो है लेबर रखोगे, मिस्त्री रखोगे, तो वो क्या होगा? तो वो काम करेगा आपके लिए। तो आपको एक रंगीन पत्थर वहाँ प्राप्त करें, उनकी विशेषता जो सिर्फ़ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित होती है, तो व्यापार नहीं करें। तो एक आर्टिस्ट को आपने एक काम दिया, वो काम कर दिया, तो काम करने के बाद उसकी जो काम थी उसने कर दिया। अब व्यापार करना नहीं जानता वो, ठीक है? तो अब उसको खरीद और बिक्री करने का आइडिया नहीं है, तो यह आइडिया किसके पास होगा? जो इस काम में माहिर होगा, ठीक है? तो सपोज़ दैट आप एक बिल्डर हैं, आप मकान बनवा दिए लेबर, कूली, मिस्त्री लगा कर के। लेकिन अब लेबर, कूली, मिस्त्री को ये नहीं पता है कि इसको आप किस तरीके से किसी दूसरे आदमी को मुनाफ़े लेकर इसको बेचा जा सकता है। तो ये कौन जानता है? वो जानता है जो व्यक्ति एक बिज़नेसमैन माइंड का इंसान हो। उसको ये चीज़ पता होगा कि कैसे इससे बेनिफ़िट कमाना है। तो व्यापार अब वो नहीं जानता, व्यापार किसी और के अब काम में आ जाएगा। तो काँसे के औजार बनाने वाला भी धातु, तांबा या रांगा, टीन लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता था, साथ ही इसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की ज़रूरत रहती थी और इस प्रकार श्रम विभाजन जो है शहरी जीवन की विशेषता है। तो आप जानते हैं कि शहरी जीवन की श्रम विभाजन व्यवस्था, हर किसी का अपना-अपना जगह पर स्थान, अपना-अपना कार्य है और वो जब तक अपना-अपना भूमिका अदा नहीं करेगा तब तक देश की तरक्की नहीं होती है। तो ऐसे ही शहर बनता है, ऐसे ही देश बनता है, ऐसे ही समाज बनता है। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी लगभग 3000, ठीक है, 3000 ईसा पूर्व शुरू हो गया था। कांस्य युग इसलिए कहा जाता है, कांस्य युग कहने का मतलब ये हुआ कि उस वक़्त में कांस्य पदार्थों का यानी कि कांस्य बर्तनों का, कांस्य चीज़ों का, काफ़ी घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल उस दौर में हुआ करता था और ये धातु जो है काफ़ी व्यापकता से इस्तेमाल की जाती थी, इसीलिए उस दौर को कांस्य युग कहा जाने लगा। 3000 ईसा पूर्व में ये शुरू हो गया था और कांसा, तांबे और रांगे के मिश्रण से बनता है, ठीक है? तो कांसे के इस्तेमाल का मतलब है कि ये धातुएँ दूर-दूर से मंगाई जाती थी, बढ़ई का सही काम करने, मनकों में छेद करने, पत्थर की मुद्राएँ करने, फर्नीचर में जड़ने, सोपियों काटने आदि कामों के लिए धातु के औजारों की ज़रूरत पड़ती थी। आज भी हम देखते हैं इराक जो है, ये सब बारीकियाँ वाली काम करने में और ये सब डिज़ाइन वगैरह बनाने में काफ़ी आगे है, तो ये सब चीज़ कहीं न कहीं इतिहास से जुड़ा हुआ है। मेसोपोटामिया हथियार भी काँसे के होते थे, उदाहरण के लिए भाले की नोक काँस की बनी होती थी, उन्हें हम पृष्ठ 38 पर देख सकते हैं। तो इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था एक सामाजिक संगठन का होना भी ज़रूरी है। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि ज़रूरी चीज़ें भिन्न-भिन्न जगहों से आती है, जिनके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की भी आवश्यकता होती है। शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों से गाँव से आते हैं, उनके संग्रह तथा वितरण के लिए व्यवस्था करनी होती है। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में तालमेल बैठाना पड़ता है। मुद्रा काटने वाले को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार भी, बर्तन भी चाहिए। ज़ाहिर है कि ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं और उनका कोई पालन करता है। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्थाओं को अपना हिसाब-किताब लिखित रूप में देखना होता है। तो हमने देखा एक एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से चीज़ों को देखा कि कैसे एक चीज़ से सारी चीज़ें फिर जुड़ती चली जाती है और फिर एक व्यवस्था का निर्माण होता है। फिर उसी व्यवस्था को हम शहर कह सकते हैं। 3000 ईसा पूर्व उरुक नगर में स्त्री का यह सिर एक सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। तो उरुक नगर में स्त्री का एक सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया और इसकी आंखें और भौहों में क्रमशः नीले लार्जवाद, ठीक है, लार्जवाद कोई मूंगा है, काफ़ी कीमती होता है, तथा सफ़ेद सोपी और काले डामर की जड़ाई की गई होगी और सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। यह मूर्ति कला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है और इसके मुख, थोड़ी और गालों की समूह सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। यह कैसे कठोर पत्थर में तराशा गया है जिसे काफ़ी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा। तो ये एक मूर्ति यहाँ पर है जिसकी तारीफ़ की जा रही है 3000 ईसा पूर्व, जो कि काफ़ी सफ़ेद संगमरमर से तराश करके काफ़ी खूबसूरती और डिज़ाइन जो काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है, ये चीज़ें इसके बारे में बताया जा रहा है। तो उनकी सूची बनाइए, पत्थर से लाने से लेकर इस मूर्ति के निर्माण में और किन विशेषज्ञों का योगदान रहा होगा। तो इन मूर्तियों के बारे में जो यहाँ पढ़े हैं, तो इसके लाने में, इसके निर्माण करने में किन-किन विशेषज्ञों को और किन-किन चीज़ों का आवश्यकता पड़ा होगा, उसकी एक सूची बनाने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो आप इसकी सूची बनाओ, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो क्रियाकलाप 2, क्या शरीर जीवन धातुओं के इस्तेमाल के बिना संभव होता? इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो देखिए, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, तो ये यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो तीसरा पार्ट फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है? थैंक यू।